हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एनडीपीएस एक्ट, मतलब नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोपैथिक सब्सटेंस एक्ट 1985 का जो एक्ट है। और हमें यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करना, चैप्टर नंबर 3 में भी सेक्शन नंबर 9 इससे स्टार्ट करना था। तो ये है पावर टू रेगुलेट एंड कंट्रोल कंट्रोल सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले कैसा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, अगर उनका ओपिनियन है कि उनको यूज वगैरह से रिलेटेड कंट्रोल सब्सटेंस जो कि प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर नारकोटिक ड्रग साइकोपैथिक सब्सटेंस का नेसेसरी एक्सपीडिएंट है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो वो ये ऑर्डर इशू करके रेगुलेशन और प्रोहिबिशन लगा सकती है प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, सप्लाई में, डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रेड एंड कॉमर्स में उसके। फिर लिखा हुआ है कि सब सेक्शन 2 में विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरल फी ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सब सेक्शन 1। तो सब सेक्शन 1 की पावर्स को प्रेजुडिस किए बिना कोई भी ऑर्डर जो यहाँ पे किया जाएगा फॉर रेगुलेटिंग द लाइसेंस, परमिट्स और अदरवाइज, तो जो भी प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, पोजेशन, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरस्टेट और एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सेल, परचेज, यूज, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होगा, और मतलब डिस्पोजल और एक्विजिशन होगा ऑफ एनी कंट्रोल सब्सटेंस। तो सबसे पहले मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, अगर उनका ओपिनियन है कि यहाँ पे कंट्रोल करना जरूरी है प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, नार्कोटिक ड्रग वगैरह के, कि ऐसा उनको लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो वो यहाँ पे क्या करेंगी, सबसे पहले यहाँ पे प्रोहिबिशन वगैरह लगा देंगे, रेगुलेशन वगैरह लगा देंगे सारी चीज़ों पे, उनकी प्रोडक्शन पे, मैन्युफैक्चर के, सप्लाई में, डिस्ट्रीब्यूशन में और ट्रेड एंड कॉमर्स पे। फिर उसके बाद जो सबसेक्शन 1 में दिया हुआ है उसको विदाउट प्रीजुडिस किए जो ऑर्डर बनाएंगे, यहाँ पे ऑर्डर पास किए जाएंगे, उसमें वो प्रोवाइड कर सकती है कुछ रेगुलेशन, लाइसेंस के थ्रू परमिट कर सकती हैं, अदरवाइज कर सकती हैं, मतलब परमिट्स वगैरह दे सकती हैं, लाइसेंस दे सकती हैं इनसे रिलेटेड, जो भी आदमी ये काम करना चाहता है। उसके बाद हम देख लेते हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू परमिट, कंट्रोल एंड रेगुलेट। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8, तो स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, रूल्स बना के परमिट एंड रेगुलेट कर देगी पोजेशन में, ट्रांसपोर्ट में, इंपोर्ट, इंटरस्टेट, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट, वेयर हाउसिंग, सेल, परचेज, कंजम्पशन एंड use of poppy straw, except poppy straw produced from plants from which no juice has been extracted through lynching। तो वगैरह ये यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे किस तरीके के रूल वगैरह, परमिट वगैरह बना रही है। सबसे पहले पोजीशन वगैरह में पॉपी स्ट्रो से रिलेटेड बता रही है, आप ये याद रखिएगा। लेकिन पॉपी स्ट्रो में वो वाला पॉपी स्ट्रो नहीं जिसके कोई भी जूस नहीं एक्सट्रैक्ट किया जाएगा लेंचिंग करके, जिससे नो जूस एक्सट्रैक्ट, मतलब कोई भी जूस नहीं निकलेगा उसको लेंचिंग करने के बाद। फिर पोजेशन में, ट्रांसपोर्ट में, इंपोर्ट, इंटरस्टेट, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सेल, परचेज, कंजम्पशन, उस ओपीएम, मतलब उसके बाद है ओपीएम का, ओपीएम के बारे में ये बात कर रहा है कि ओपीएम वगैरह के ऊपर लगा सकती है। फिर उसके बाद है तीसरा की कल्टीवेशन, कल्टीवेशन करने में किसी भी तरीके के कैनबिस प्लांट, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, पोजेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटर स्टेट और एक्सपोर्ट, इंटर स्टेट सेल, परचेज, कंजम्पशन, यूज कैनबिस एक्सक्लूडिंग चरस, तो चरस छोड़ के किसी भी तरीके के कैनबिस प्लांट का प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर करना, प्रोसेस करना, ट्रांसपोर्ट करना, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना, इंटरस्टेट, मतलब ये सब दोनों चीजें, सेल, परचेज, कंजम्पशन करना कैनबिस का, इसमें चरस छोड़ के। उसके बाद किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चर करना मेडिकल ओपीएम को और किसी प्रिपरेशन को जिसमें ड्रग होता है, कंटेनिंग एनी मैन्युफैक्चर ड्रग फ्रॉम मटेरियल विच मेकर इज लॉफुली एंटाइटल्ड टू पोजेस। तो किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चर करना मेडिकल ओपीएम और अदर प्रिपरेशन जिसमें किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चर ड्रग है, मटेरियल है, जो कि लॉफुली एंटाइटल है पोजेस करने के लिए मेकर। फिर किसी भी तरीके का पोजेशन, ट्रांसपोर्ट, परचेज, सेल, इंपोर्ट, इंटरस्टेट, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट करना, यूज करना, कंजम्पशन करना किसी भी तरीके का मैन्युफैक्चर्ड ड्रग को, अदर देन जो कि प्रिपेयर्ड ओपीएम है, एसेंशियल नारकोटिक ड्रग है, कोका लीव है, प्रिपरेशन जिसमें ये मैन्युफैक्चर्ड है। सारी चीजें पढ़ने के लिए आपको पढ़ना चाहिए, बाकी इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं। रेगुलेशन बनाएगी तो सभी चीज पर रेगुलेशन बना देगी स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे ही है मतलब। फिर मैं पढ़ देता हूँ। फिर मैन्युफैक्चर पोजीशन में रखना, प्रिपेयर करना ओपीएम, जो कि ओपीएम वो लॉफुली प्रोसेस कर सकते हैं, एडिक्ट रजिस्टर्ड है,
विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑन मेडिकल एडवाइस फॉर हिज पर्सनल कंजप्शन। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर प्रोसेस करना, लेकिन प्रिपेयर करना ओपीएम को, सॉरी, ऑफ प्रिपेयर्ड ओपीएम, जो कि ओपीएम लॉफुली प्रोसेस की गई है किसी एडिक्टेड पर्सन के द्वारा, क्योंकि एडिक्टेड पर्सन के लिए तो यहाँ पे जरूरी है, तो स्टेट गवर्नमेंट अगर मेडिकल एडवाइस की पर्सनल कंजप्शन के लिए उनको अलाउ करती है तो ठीक है। तो प्रोवाइडेड दैट में लिखा है सेव इन नो, सॉरी, provided that save in no so far as may be expressly provided in the rules made under clause 4 and clause 5. Nothing in this section shall apply to import, interstate, export, interstate transport, possession, sale, purchase, use of consumption of any manufactured drugs which are property and in possession of the government. तो ये जो रूल्स वगैरह हैं, ये सब चीजें जो है, जो कि अंडर क्लॉज 4 और क्लॉज 5 में है सेक्शन 8 के, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे, किसी वैसी चीज पे अप्लाई नहीं होंगे जो कि पोजीशन में गवर्नमेंट के। प्रोवाइडेड फर्दर में लिखा हुआ है कि दैट सच ड्रग्स as टू रेफर टू द प्रोविजो शैल नॉट सोल्ड और अदरवाइज डिलीवर्ड टू एनी पर्सन। तो ये जो भी चीज है, ये कहीं भी सोल्ड नहीं की जाएंगी कहीं पे भी, मतलब प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है सच ड्रग्स एज सो रेफर टू इन द प्रोसीडिंग प्रोविजो में, तो उनको क्या है, शैल नॉट बी सोल्ड, ना ही सोल्ड किया जाएगा, ना ही अदरवाइज डिलीवर किया जाएगा किसी पर्सन को, who under the rules made by the state government, जो कि स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाए हैं अफोर्सेड सब सेक्शन में, जो कि पोजेस नहीं कर सकता, वो पोजेस नहीं कर सकता यहाँ पे। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो पर्सन के पास यहाँ पे प्रोवाइडेड फर्दर में लिखा हुआ है कि कोई भी ड्रग जो कि रेफर किए गए हैं प्रोवाइजो में, शैल नॉट बी सोल्ड और अदरवाइज डिलीवर्ड, किसी ऐसे पर्सन को नहीं की जाएंगी जो कि रूल मेड किए गए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उन क्लॉजेस में, कि जो पोजीशन रखने के एंटाइटल नहीं है, मतलब किसी वैसे पर्सन को नहीं दिया जाएंगे जिसके पास लाइसेंस वगैरह नहीं होगा। फिर बी पॉइंट प्रिस्क्राइब कर, मतलब बी पॉइंट बोलता है कि प्रिस्क्राइब एनी अदर मैटर रिक्विसाइड टू रेंडर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ओवर द मैटर स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए। तो प्रिस्क्राइब करेंगे कुछ अदर मैटर्स को भी जो कि रिक्विसाइड है रेंडर करने के लिए इफेक्टिव कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि मैटर क्लॉज ए में दिए हुए हैं। फिर लिखा हुआ है सबसेक्शन 2 में, इन पर्टिकुलर विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग पावर, तो बिना प्रेजुडिस किए जनरलिटी ऑफ फोरगोइंग पावर्स को एम्पावर कर देगी स्टेट गवर्नमेंट, एम्पावर द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करेगी, वो डिक्लेयर कर सकती है कोई भी प्लेस या कोई भी वेयर हाउस वेयर इन इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द ओनर, जहाँ पे ड्यूटी होगी ओनर की, कि जो भी डिपॉजिट है किसी भी तरीके का ऑल पॉपी स्ट्रॉ जो कि लीगली इंपोर्ट किया इंटर स्टेट में, या इन द इंटेंडेड फॉर एक्सपोर्ट, या तो इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा इंटर स्टेट, और एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, या फिर इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो रेगुलेट द सेफ कस्टडी ऑफ सच पॉपी स्ट्रो, तो वो रेगुलेट कर पाएंगी सेफ कस्टडी पॉपी स्ट्रो की वेयर हाउसेस में, एंड रिमूवल ऑफ सच पॉपी स्ट्रो, और उस पॉपी स्ट्रो को रिमूव कर दिया जाएगा फॉर सेल और एक्सपोर्ट इंटर स्टेट, और एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू लिवाई फीस, तो उसको फीस वगैरह लिवाई करने के लिए फॉर सच वेयर हाउस, एंड प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच एंड द पीरियड आफ्टर विच द पॉपी स्टोर वेयर हाउस शैल बी डिपॉजिटेड इन डिफॉल्ट पेमेंट ऑफ फाइन। तो कुछ पीरियड ही बता देगी कि यहाँ पे कितने टाइम के अंदर उनको यहाँ पे इंटर स्टेट वगैरह सप्लाई वगैरह करना है, सेफ कस्टडी वगैरह के लिए पहले रेगुलेट कर देगी कि सच पॉपी स्टोर का वेयर हाउस वगैरह में कहाँ पे रखा जाएगा, और फिर उसके बता देगी कि सेल, एक्सपोर्ट इंटर स्टेट और एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, और किस तरीके से फीस वगैरह उसके ऊपर लिवाई की जाएगी वेयर हाउस वगैरह पे, और प्रिस्क्राइब मैनर बता देगी इन विच द पीरियड आफ्टर विच द पॉपी स्ट्रो वेयर हाउस शैल बी डिस्पोज ऑफ, और अगर वेयर हाउस में अगर पॉपी स्ट्रो है उसको किस तरीके से डिस्पोज किया जाएगा, मतलब डिस्पोज ऑफ किया जाएगा अगर वो फीस वगैरह पे नहीं करता। उसके बाद लिखा हुआ है प्रोवाइड दैट द लिमिट विद इन विच द लाइसेंस में बी गिवन फॉर द कल्टीवेशन, तो इसमें लिखा हुआ है कि लाइसेंस किसके लिए दिया जाएगा, प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है द लिमिट बता देगा विद इन विच द लाइसेंस में बी गिवन, कि किसमें लाइसेंस दिया जाएगा कल्टीवेशन करने के लिए एनी कैनबिस प्लांट को, और शैल बी फिक्स्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय और अंडर द ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे लिमिट्स भी प्रिस्क्राइब की जाएगी, किस पे लाइसेंस दिया जाएगा, किस कल्टीवेशन के लिए दिया जाएगा, और किस कैनबिस वगैरह प्लांट के लिए दिया जाएगा, वो टाइम टू टाइम फिक्स किया जाएगा, और किसके ऑर्डर पे, तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो प्रोवाइडेड दैट में लिखा है ओनली द कल्टीवेटर लाइसेंस बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, जो भी कल्टीवेटर लाइसेंस किए गए हैं प्रिस्क्राइब अथॉरिटी के द्वारा, सेंटर सॉरी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा,
वो शैल बी ऑथराइज्ड टू एंगेज इन कल्टीवेशन ऑफ एनी कैनबिस प्लांट। तो जो भी कल्टीवेटर को लाइसेंस दिया गया यहाँ पे प्रिस्क्राइब अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वही ऑथराइज कर सकते हैं, मतलब वही ऑथराइज है यहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए कैनबिस प्लांट को। उसके बाद लिखा हुआ है रिक्वायर दैट ऑल द कैनबिस प्रोड्यूस ऑफ द लैंड कल्टीवेटेड विद कैनबिस प्लांट शैल बी डिलीवर्ड बाय द कल्टीवेटर्स टू द ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज इन दिस बिहाफ। तो यहाँ पे रिक्वायर कर दिया गया है और जो भी कैनबिस वाले हैं, मतलब रिक्वायर दैट ऑल द कैनबिस द produce of land cultivated with the cannabis plant shall be delivered by the cultivator to the officers of the government authorized in this behalf। तो जिस भी पर्सन ने यहाँ पे कैनबिस वगैरह की कल्टीवेशन की है, तो उन कल्टीवेटर्स को डिलीवर करना पड़ेगा उन ऑफिसर्स को जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे नोटिफाई ऑथराइज किए गए इस बिहाफ में। उसके बाद लिखा हुआ है एम्पावर द स्टेट गवर्नमेंट टू फिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम द प्राइस टू बी पेड टू द कल्टीवेटर्स फॉर कैनबिस पेड टू द कल्टीवेटर फॉर द कैनबिस डिलीवर्ड। तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे टाइम टू टाइम यहाँ पे प्राइस वगैरह बता देगी कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे एम्पावर किया गया है कि वो फिक्स कर सकती है टाइम टू टाइम प्राइस क्या पेड की जाएगी कल्टीवेटर्स को जो कि उन्होंने कैनबिस को डिलीवर किया। फिर लिखा है प्रिस्क्राइब द फॉर्म्स एंड कंडीशन। अब यहाँ पे प्रिस्क्राइब करेगा फॉर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस एंड परमिट्स फॉर द पर्पस प्रिस्क्राइब्ड इन सब क्लॉज 1 टू सब क्लॉज 6 ऑफ क्लॉज ए of subsection 1 and authorized by which such license or permits may be granted and the fees may be charged therefore। तो यहाँ पे बाकी चीजें वगैरह प्रिस्क्राइब कर दी जाएंगी कि किस तरीके से फॉर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस वगैरह दिया जाएगा, परमिट वगैरह दिया जाएगा, सब क्लॉज फर्स्ट से लेके 6 तक क्लॉज ए के सबसेक्शन 1 के। और जो अथॉरिटीज हैं जो लाइसेंस वगैरह परमिट्स वगैरह देंगे यहाँ पे चार्ज देयर 4 में। उसके बाद लिखा है उसके बाद सेक्शन 11 नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्सेट्रा नॉट liable to discharge or attachment। So notwithstanding anything to the contrary claimed in any contained in any other law or contract, no narcotic drug, psychotropic substance, coca plant, opium poppy, or cannabis plant shall liable to be distinct लिखा हो distinct or attached by the any person for the recovery of any money under the order or decree of any court or authority or otherwise। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो भी नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट मतलब किसी भी लॉ में या किसी कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है इससे फर्क नहीं पड़ता। कोई भी नार्कोटिक ड्रग है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है और कोका प्लांट है, ओपियम पॉपी है, कैनबिस है, उनको कभी भी डिस्ट्रेन नहीं किया जाएगा, ना ही अटैच किया जाएगा किसी पर्सन के द्वारा रिकवरी करने के लिए किसी भी मनी या अदर ऑर्डर या डिक्री जो भी है कोर्ट की और अथॉरिटी और अदरवाइज में। उसके बाद लिखा हुआ है सेक्शन 12 होता है रिस्ट्रिक्शंस ओवर द एक्सटर्नल डीलिंग्स इन नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोपैथिक सब्सटेंस साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। तो नो पर्सन शैल इंगेज, तो कोई पर्सन यहाँ पे इंगेज नहीं हुआ किसी भी तरीके कंट्रोल और ट्रेड जिसमें नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस ऑब्टेन किया जाता है आउटसाइड इंडिया एंड सप्लाइड की जाती है एनी पर्सन आउटसाइड इंडिया से विद द प्रीवियस ऑथेंटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन विच में बी पोज्ड बाय दैट गवर्नमेंट इज बिहाफ। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी, एक्सटर्नल डीलिंग कोई नहीं करेगा नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का। मतलब इसमें सीधी सी बात है कि कोई पर्सन ऐसा कंट्रोल और ट्रेड वगैरह नहीं करेगा नार्कोटिक ड्रग का या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का जो कि आउटसाइड इंडिया हो रहा है या सप्लाई कर रहा है किसी आउटसाइड इंडिया में। कर सकता है लेकिन प्रीवियस ऑथेंटिफिकेशन लेना पड़ेगा, ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, मतलब किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का और उन कंडीशन का जो कि ऑथराइज करेगी यहाँ, मतलब जो भी इम्पोज करेगी गवर्नमेंट इस बिहाफ में। उसके बाद है सेक्शन नंबर 13 subject to the provisions related to coca plant and coca leaves for use in the preparation of flavoring agent। तो नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 8, इससे फर्क नहीं पड़ता कि सेक्शन 8 में क्या लिखा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है परमिट कर सकती है विथ और विदाउट कंडीशन के और एंड ऑन बिहाफ of the government the cultivator of any coca plant or gathering any portion thereof or the production, possession, sale, purchase, transport
import interstate, export interstate, or import to India of any coca leaf and use of any preparation of any flowering agent shall not contain any alkaloid. तो कोई भी किसी तरीके का alkaloid नहीं कल उसमें कंटेन होगा एंड एक्सटेंड नेसेसरी विच फॉर विच मे बी यूज, तो जो भी एक्सटेंड नेसेसरी है इसके यूज के लिए। तो यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस वगैरह बना सकते हैं कोका लीफ कोका वगैरह प्लांट के लिए प्रिपरेशन फ्लेवरिंग एजेंट वगैरह के लिए, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट कर सकती है विद और विदाउट कंडीशन और उनके बिहाफ में, और कल्टीवेटर को वगैरह को परमिट वगैरह कर सकते हैं सब चीज के लिए, और उन चीजों के लिए जिसमें यहाँ पे नॉट कंटेन होता है नहीं एल्केलॉइड एंड एक्सटेंड नेसेसरी फॉर सच यूज, और जो भी एक्सटेंड नेसेसरी है इस यूज में करने के लिए। सेक्शन 14 है स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू कैनबिस। अब कैनबिस से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन, तो नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 8, सेक्शन 8 में किसी बात की होती हुई मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता, जो गवर्नमेंट है वो जनरल और स्पेशल ऑर्डर देके सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, जो भी कंडीशन को ठीक लगती है स्पेसिफाई करके सच ऑर्डर वो ऑर्डर कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं किसी भी कैनबिस प्लांट का इंडस्ट्रियल पर्पस ओनली के लिए, फॉर ऑब्टेनिंग फाइबर और सीड और फॉर हॉर्टिकल्चरल पर्पसेस। तो यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू कैनबिस दिए हुए सेक्शन 14 में, और ये बता रहा है कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 8 में क्या लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट जो जनरल या स्पेशल ऑर्डर के सब्जेक्ट कुछ कंडीशन वगैरह बना के स्पेसिफाई कर सकती है ऑर्डर में, और अलाउ कर सकती है सर्कुलेशन सॉरी कल्टीवेशन कल्टीवेशन अलाउ कर सकती है किसी भी कैनबिस प्लांट का इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, ओनली फॉर ऑब्टेनिंग फाइबर, कि केवल उनका अगर पर्पस है कि वो ऑब्टेनिंग फाइबर करना चाहते हैं, ओनली ऑफ ऑब्टेनिंग फाइबर मतलब, और सीड और फॉर हॉर्टिकल्चर पर्पसेस के लिए। उसके बाद है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 बात करते हैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के बारे में। तो अभी हम जितनी सिमिलर है पनिशमेंट से उस वीडियो में हम इतनी कवर करने वाले हैं, कुछ गिन चुन के मैंने यहाँ पे 6 या 7 सेक्शन देख रखी है कि जिनकी पनिशमेंट ऑलमोस्ट सेम है, तो पहले हम वो करने वाले हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी और पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके अलग से जो है वो पढ़ लेंगे, तो पनिशमेंट में इस तरीके से कवर करने वाला हूँ ये वाले लेक्चर में या ये वाली क्लास में वीडियो में जो भी आप समझे। तो स्टार्ट होता है ये सेक्शन नंबर 15 से, ये होता है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रीवेंशन इन रिलेशन टू पॉपिस्टो। तो whoever in the contravention of any provisions in this act, तो पनिशमेंट इस एक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, मैं ये बताना भूल गया था, अब मैं बताता हूँ। तो whoever जब भी कोई कॉन्ट्रीवेंशन करता है किसी प्रोविजन का इस एक्ट में, और कोई भी रूल जो यहाँ पे बनाया गया है कंडीशन जिसपे लाइसेंस दिया गया है उनको, और प्रोड्यूस करता है, प्रोसेस करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, इंटर स्टेट एक्सपोर्ट करता है, इंटर स्टेट सेल करता है, परचेज करता है, यूज करता है, और ओमिट करता है टू वेयर हाउस कॉपी स्ट्रॉ वगैरह, और रिमूव करता है, और डज एनी एक्ट कोई भी एक्ट करता है वेयर हाउस्ड और पॉपी स्टोर से लेट के, तो शैल बी पनिशेबल, तो उसको पनिश कितनी होगा, अगर कॉन्ट्रीब्यूशन में केवल स्मॉल क्वांटिटी का है तो कितना उसको मिलेगा, तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलेगा फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, तो 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, और फाइन लगेगा 10,000 रुपीज का या फिर दोनों। ओके, फिर उसके बाद अगर वो कॉन्ट्रीब्यूशन करता है इसमें इन्वॉल्व होती है क्वांटिटी लेसर देन कमर्शियल क्वांटिटी। अब ऐसी क्वांटिटी है जो कि लेसर है लेकिन किससे, स्मॉल मतलब ये कमर्शियल क्वांटिटी से लेकिन ग्रेटर है स्मॉल क्वांटिटी से, तो उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा 10 ईयर्स तक का, और साथ ही साथ फाइन लगेगा 1 लाख रुपीज का। अब सी में लिख रहा है कि किसी ने भी अगर कॉन्ट्रवेंशन किया जिसमें इन्वॉल्वमेंट हुई कमर्शियल क्वांटिटी की, तो रिग्रेस इम्प्रिजन मिलेगा यहाँ पे उसको, विच शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स, तो 10 ईयर से कम का नहीं होगा, और एक्सटेंड हो सकता है 20 ईयर्स का, और शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, फाइन लगेगा नॉट लेस देन 1 लाख, और एक्सटेंड हो जा सकता है 2 लाख। प्रोवाइड दैट में लिखा कोर्ट अगर स्पेशल रीजन रिकॉर्ड करके, मतलब रीजन रिकॉर्ड इन द जजमेंट वो इम्पोज कर सकती है अब फाइन एक्सीडिंग 2 लाख रुपीज, तो 2 लाख रुपीज से ज्यादा भी ले सकती है फाइन, अगर स्पेशल रीजन मतलब रीजन रिकॉर्ड करेगा राइटिंग में जजमेंट में, तो ले सकती है। उसके बाद है सेक्शन 17।
सेक्शन 17 है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन रिलेशन टू प्रिपेयर्ड ओपीएम। अब ओपीएम से रिलेटेड अगर कोई भी यहाँ पे कॉन्ट्रवेंशन कर रहा है तो हूएवर कॉन्ट्रवेंशन द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर रूल्स मेड और कंडीशन ऑफ लाइसेंस, कोई भी यहाँ पे किसी भी एक्ट के प्रोविजन को कॉन्ट्रवेन कर रहा है, कोई रूल को कर रहा है, कोई ऑर्डर को जो किया गया है या किसी लाइसेंस की कंडीशन को, और वो मैन्युफैक्चर प्रोसेस सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मतलब और इंपोर्ट कर रहा है, इंटरस्टेट एक्सपोर्ट कर रहा है, इंटरस्टेट और प्रिपेयर्ड ओपीएम को, तो उसको पनिशमेंट होगी। अगर वो स्मॉल क्वांटिटी के लिए कर रहा है, उसमें स्मॉल क्वांटिटी की इन्वॉल्वमेंट है तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, वही 1 ईयर का फाइन लगेगा, 10,000 रुपीज तक का या दोनों। उसके बाद अगर वो क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी का कर रहा है जो कि कमर्शियल क्वांटिटी से कम है लेकिन स्मॉलर क्वांटिटी से ज़्यादा है, तो उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा जो कि एक्सटेंड हो सकता है 10 ईयर्स तक का, और फाइन लगेगा 1 लाख रुपीज तक का। और अगर कोई भी अगर यहाँ पे कॉन्ट्रावेन कर रहा है जो कि इन्वॉल्व कर रहा है कमर्शियल क्वांटिटी का, तो उसको रिग्रेस इम्प्रिजन मिलेगा फॉर अ टर्म। तो अगर कोई कमर्शियल क्वांटिटी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है तो उसको इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा जो कि नॉट लेस देन 10 ईयर्स, 10 ईयर से कम नहीं होगा और एक्सटेंड होकर 20 ईयर्स तक जा सकता है। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, उसको फाइन भी लगेगा जो कि 1 लाख से कम नहीं होगा और 2 लाख रुपीज तक जा सकता है। अब प्रोवाइड दैट में लिखा हुआ है कि कोर्ट जो है वो रीजंस रिकॉर्ड करके जजमेंट में इम्पोज कर सकती है 2 लाख रुपए से ज्यादा का फाइन भी। उसके बाद पनिशमेंट लिखी है इन कॉन्ट्रवेंशन इन रिलेशन टू ओपीएम पी एंड ओपीएम। अब ओपीएम कॉपी एंड ओपीएम दोनों का कर रहा है यहाँ पे, तो कोई भी अगर पर्सन है हुएवर इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी प्रोविजन, अगर कोई भी कॉन्ट्रवेंशन कर रहा है इस एक्ट की प्रोविजंस को और एनी रूल, मतलब कोई भी रूल है किसी ऑर्डर कंडीशन ऑर्डर और जो कंडीशन है जो लाइसेंस जिस पे ग्रांट किया गया था, वो कल्टीवेट कर रहा है ओपीएम पॉपी को, प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, सेल कर रहा है, परचेज कर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, इंटरस्टेट एक्सपोर्ट कर रहा है, इंटरस्टेट ओपीएम, तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। अगर वो कॉन्ट्रवेंशन कर रहा है जिसमें स्मॉल क्वांटिटी का इन्वॉल्वमेंट है उसको रिग्रेसिव इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी 1 ईयर की, और जो कि एक्सटेंड हो सकती है, नहीं सॉरी, और फाइन लगेगा जो कि एक्सटेंड हो सकता है 10,000 रुपीज तक का या दोनों। अब अगर वो कॉन्ट्रवेंशन कर रहा है किसी कमर्शियल क्वांटिटी का, सॉरी नहीं ऐसी क्वांटिटी का कर रहा है, वो सेम पड़ रहा है ना, तो वैसी क्वांटिटी का, हाँ यहाँ पे कमर्शियल क्वांटिटी लिखा हुआ है, कमर्शियल क्वांटिटी का यहाँ पे कर रहा है तो उसको रिग्रेसिव इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा जो कि नॉट लेस देन 10 ईयर्स होगा और एक्सटेंड हो सकता है 20 ईयर्स तक का। और शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन विच इज नॉट लेस देन 1 लाख, 1 लाख से कम नहीं लगेगा और एक्सटेंड हो सकता है 2 लाख रुपीज तक। फिर ये यहाँ पे वही प्रोवाइडेड में लिखा हुआ है कि कोर्ट अगर चाहेगा तो रीजंस रिकॉर्ड करके जजमेंट में फाइन 2 लाख रुपीज से ज्यादा कर सकता है। और इन एनी अदर केस, और अगर कोई भी अदर चीज है, अदर केस की अगर बात की गई तो रिग्रेसिव इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा जो कि एक्सटेंड हो सकता है 10 ईयर्स तक का, एंड विद फाइन जो कि 1 लाख रुपीज तक एक्सटेंड होगा। अब सेक्शन नंबर 21 ये बात करता है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ड्रग्स और प्रिपरेशन। तो कोई भी अगर कॉन्ट्रवेंशन करता है सेक्स प्रोविजंस को या किसी रूल को और ऑर्डर को जो कि, और या फिर कोई कंडीशन को जो कि जिसके ऊपर लाइसेंस दिया गया है, वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, ट्रांसपोर्ट इंटर, अब यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है, इंटरस्टेट एक्सपोर्ट कर रहा है, इंटरस्टेट मैन्युफैक्चर कर रहा है, किसी भी तरीके के ड्रग प्रिपरेशन कंटेन कर रहा है इसमें मैन्युफैक्चर ड्रग, तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। अगर वो स्मॉल क्वांटिटी का कर रहा है कॉन्ट्रवेंशन तो उसको रिग्रेसिव इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा टर्म का जो कि 1 ईयर का होगा, मतलब 1 ईयर तक, और उसके बाद फाइन लग सकता है 10,000 रुपीज का या दोनों। और अगर वो कॉन्ट्रवेंशन कर रहा है जिसमें क्वांटिटी लेसर देन कमर्शियल क्वांटिटी बट ग्रेटर देन स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी तक जा सकती है, मतलब कमर्शियल क्वांटिटी से तो कम है, सॉरी स्मॉलर क्वांटिटी से तो ज़्यादा है, सॉरी मैं फिर से गलत बोल गया, एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। सेम ही है, सब पढ़ते आ रहे थे, ज़्यादा कुछ इसमें अलग चीज़ें नहीं है, एक मिनट। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर किसी ने कॉन्ट्रवेंशन किया है जिसमें क्वांटिटी जो है वो लेसर देन कमर्शियल क्वांटिटी है बट ग्रेटर देन स्मॉल क्वांटिटी है, तो उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा 10 ईयर्स तक का और फाइन लगेगा जो कि 1 लाख रुपीज तक जा सकता है।
अब अगर किसी ने कॉन्ट्रवेंशन किया जो कि कमर्शियल क्वांटिटी से रिलेटेड है, तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलेगा जो कि नॉट लेस देन 10 ईयर्स होगा, बट एक्सटेंड हो सकता है 20 ईयर्स तक, और शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और फाइन भी उसको लगेगा। और जिसका जो कि होगा 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा और 2 लाख रुपए तक जा सकता है। अब प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है कोर्ट जो है अगर स्पेशल रीजन रिकॉर्ड करके जजमेंट में इम्पोज कर सकती है फाइन 2 लाख रुपए से ज्यादा का भी, वही सेम चीजें हैं जैसा हम पढ़ते आए हैं। उसके बाद है सेक्शन नंबर 22, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन रिलेशन टू साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। तो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की बात हो रही है। तो कोई भी अगर कॉन्ट्रवेंशन करता है इस एक्ट प्रोविजंस को, या कोई रूल, किसी ऑर्डर को या कंडीशन जिस पे लाइसेंस दिया गया था, उसके बाद वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, सेल कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इंटर स्टेट इंपोर्ट कर रहा है, इंटर स्टेट एक्सपोर्ट कर रहा है, यूज कर रहा है साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का, और अगर वो स्मॉल क्वांटिटी के लिए कर रहा है, तो उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा 1 ईयर तक का, और फाइन लगेगा 10,000 रुपीज का, या दोनों। अगर वो कॉन्ट्रवेंशन कर रहा है जिसमें क्वांटिटी कमर्शियल क्वांटिटी से कम है लेकिन ज्यादा है स्मॉल क्वांटिटी से, तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा 10 ईयर्स का, एंड विथ फाइन जो कि 1 लाख रुपीज तक जा सकता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि वेयर द कॉन्ट्रवेंशन इन्वॉल्व, अगर किसी भी तरीके कॉन्ट्रवेंशन इन्वॉल्व है किसी भी कमर्शियल क्वांटिटी का, तो उसको क्या मिलेगा, रिग्रेसिव प्रेजेंट मिलेगा, टर्म जिसका नॉट लेस देन 10 ईयर्स, 10 ईयर्स से कम नहीं होगी और एक्सटेंड करके 20 ईयर्स तक जा सकती है। और फाइन भी लगेगा जो कि 1 लाख से कम नहीं होगा, 2 लाख रुपए तक जा सकता है। अब वही बात है कि कोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड दैट में यहाँ पे भी वही है कि कोर्ट अगर जजमेंट में रिकॉर्ड करके इम्पोज करेगा, तो वही 2 लाख रुपए से ज्यादा का फाइन इम्पोज कर सकता है। उसके बाद है सेक्शन नंबर 23, पनिशमेंट फॉर इलीगल इम्पोर्ट टू इंडिया। कोई भी अगर इलीगल इम्पोर्ट कर रहा है, मतलब इंडिया में ला रहा है, इंडिया से बाहर इलीगली बेच रहा है, मतलब भेज रहा है, और फिर ट्रांसशिपमेंट कर रहा है किसी भी नार्कोटिक ड्रग का या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का, तो वो ये कि अगर हुएवर कोई भी कॉन्ट्रवेंशन कर रहा है इस प्रोविजन के, मतलब इस एक्ट के प्रोविजंस को, और एक कोई भी रूल को जो कि यहाँ पे बनाए गए हैं, और कंडीशन ऑफ लाइसेंस जिसके ऊपर दिया गया है, या सर्टिफिकेट या ऑथेंटिफिकेशन दिया गया है, और जो सर्टिफिकेट या ऑथराइजेशन दिया गया है यहाँ पे देयर अंडर, और वो इंपोर्ट कर रहा है इंडिया में, एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया के बाहर, और ट्रांसशिप कर रहा है किसी भी नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को, और अगर वो ऑफेंस में इन्वॉल्वमेंट है स्मॉल क्वांटिटी की, तो उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा जो कि 1 साल का होगा, और 10,000 रुपीज का फाइन होगा, या दोनों। और अगर कॉन्ट्रवेंशन में अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट है क्वांटिटी जो कि कमर्शियल क्वांटिटी से तो कम है लेकिन स्मॉल क्वांटिटी से ज़्यादा है, तो इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा जो कि 10 ईयर्स तक जाएगा, और फाइन लगेगा 1 लाख रुपीज तक का। अब सी पॉइंट है सी में कि अगर कोई कंट्रवेंशन कर रहा है किसी भी ऐसी चीज़ का जिसमें कमर्शियल क्वांटिटी की इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको रिग्रेसिव इम्प्रिजनमेंट होगा जो कि 10 ईयर से कम नहीं होगा और एक्सटेंड हो सकता है 20 ईयर्स तक का, और फाइन लगेगा 1 लाख रुपए से कम नहीं लगेगा और एक्सटेंड हो सकता है 2 लाख रुपीज तक का। अब प्रोवाइडेड हुई कि कोर्ट अगर चाहे तो यहाँ पे रीजंस रिकॉर्ड करके जजमेंट भी इम्पोज कर सकता है फाइन 2 लाख रुपीज से ज्यादा। ओके, सो आज हमने यहाँ पे इतनी पनिशमेंट पढ़ ली, नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे पढ़ेंगे, दूसरी पनिशमेंट पढ़ेंगे।